वेलकम बैक स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? जो जहाँ पर हैं अच्छे से रहिए। और ठंड का सीज़न शुरू हो गया है। ये जो सीज़न है, इस सीज़न में थोड़ा सा अभी बचना है, क्योंकि शुरुआती सीज़न है। इसलिए ठंड आपको दो टाइम में लगती है, एक शुरुआती में और एक लास्ट में। तो दिन में आप जो जहाँ भी निकल रहे हैं, कोचिंग आ रहे हैं, तो उसमें तो आपको जैकेट वगैरह की ज़रूरत है नहीं। लेकिन शाम को जब भी आप बाहर निकलते हैं तो आप कुछ न कुछ अपने शरीर पर डाल लीजिए जो आपको गर्मी प्रदान करे। ओके, क्योंकि इससे बचना भी है और आप स्वस्थ रहते हैं, तभी आपकी पढ़ाई भी संभव हो पाती है। ओके, वेलकम बैक। मैंने आपको पॉलिटी का आउटलुक दिया था और चैप्टर मैंने पहला दिया था कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। यह था चैप्टर, क्या थी आपकी? यह थी कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का। और इसमें मैंने आपको 1757 तक ले जाकर छोड़ दिया था। यानी कौन सा? तो वार ऑफ पलासी। वार ऑफ पलासी तक में ले जाकर मैंने आपको छोड़ा था। और वार ऑफ पलासी कब हुआ था? वार ऑफ पलासी कब हुआ था मैं आपको दे रहा हूं, ऑप्शन भी दे रहा हूं। 1757 1756 which year held the war of पलासी। ठीक है, इसलिए किस वर्ष पलासी का युद्ध हुआ था? तो पलासी का युद्ध कब? 1757 में। और इस 1757 में हमने देखा कि किस तरह से सिराजुद्दौला का अंत हो गया। सिराजुद्दौला मारा गया और ब्रिटिश बंगाल दरबार पूरी तरह से कॉन्स्पिरेसी में घिर गया, यानी षड्यंत्र में घिर गया। और इस षड्यंत्र के सूत्रधार थे, यह जो षड्यंत्र था इसके कंपोजर थे यानी नवाब के खिलाफ जो कॉन्स्पिरेसी, यानी बंगाल दरबार के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी। इसलिए बंगाल दरबार के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी में शामिल हो गया कौन कौन? मीर जाफर, यह है मीर बख्शी है। मीर बख्शी। दूसरा है मीर बख्शी का मतलब होता है कौन? आर्मी चीफ, सेनापति। सेनापति है यह। ठीक है, यह जो सेनापति है यह बंगाल के नवाब का सेनापति है। और सेकेंड रैंक का जो अधिकारी था, सैनिक अधिकारी था, यह था राय
राय दुर्लभ, राय दुर्लभ था। जगत सेठ था, बंगाल का जगत सेठ। और इधर से आपके नवाब के फैमिली का, और नवाब के फैमिली में कौन कौन, तो घसीटी बेगम, घसीटी बेगम यानी ढाका की सिराजुद्दौला की मौसी, ये सभी शामिल थे। जब कंपनी ने 1757 का पलासी का युद्ध जीत लिया, उसके बाद नवाब के पद पर आसीन किया किसको, तो नवाब के पद जिस व्यक्ति को बैठाया गया, यह व्यक्ति है मीर जाफर, यानी यह हो गया कौन, तो नवाब ऑफ बंगाल। कब, 1757 बंगाल का नवाब बन गया। बंगाल का नवाब बनने के बाद इसने कंपनी को बहुत सारा धन प्रदान किया। माना जाता है कि छोटे से छोटे कर्मचारी जो थे, उनको अगर कम पैसा मिला, 5,000 10,000 मिला, तो 5,000 10,000 फेंक दिया कि इतना बड़ा बंगाल का नवाब है आप, और आप देते हैं कितना, तो 10,000 रुपये देते हैं। मीर जाफर बंगाल का नवाब बन गया, और मीर जाफर जब बंगाल का नवाब बन गया तो शुरुआती दौर में इसने खूब धन लुटाया। कंपनी ने भी समझ लिया कि पूरा का पूरा खजाना खाली करा देना है, और इसने भी पूरा का पूरा खजाना खाली कर दिया। खजाना खाली करने के बाद अब फिर से मीर जाफर का दामाद आ रहा मीर कासिम। मीर कासिम, और यह जो मीर कासिम है, यह भी कंपनी के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी में शामिल, कंपनी के साथ कॉन्स्पिरेसी में शामिल हो रहा है। किसके खिलाफ, यानी मीर जाफर के खिलाफ। और यह कौन है, तो यह है मीर जाफर का दामाद है, इसका दामाद है, यह भी कॉन्स्पिरेसी में शामिल है। कंपनी ने थोड़े ही दिनों में समझ लिया कि मीर जाफर मुझे कुछ देने वाला है नहीं, अब इसके पास खजाना खाली हो चुका है। इसलिए उसने, मीर कासिम ने कहा कि हमको बनाइए नवाब, हम आपको देते हैं, जो मांगिएगा वह देते हैं। और मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया गया। लेकिन मीर कासिम ने थोड़े ही दिनों में समझ लिया कि बंगाल में रन करना बहुत मुश्किल की बात है, कंटिन्यू करना बहुत मुश्किल की बात है। क्यों, क्योंकि बंगाल के खजाने पर अधिकतम दावेदारी कंपनी की हो गई है, और कंपनी नहीं चाहती है कि कोई भी नवाब बंगाल में स्ट्रांग हो। नवाब ऐसा हो जो कंपनी का कठपुतली बनकर काम करे। इसलिए यह जो व्यक्ति है मीर कासिम के पास कई दिक्कतें हैं, और कई दिक्कतों का इसने सामना किया। नंबर 1, नेक्स्ट नवाब, फिर से एक बार मैं री कर देता हूं कंपनी के साथ, यानी नवाब नंबर कौन, तो सिराजुद्दौला से हम लोग देखते हैं। सिराजुद्दौला के बाद मीर जाफर। यह मैंने कंपनी के साथ संबंधों के आधार पर कर रहा हूं, नहीं तो फिर मुर्शिद कुली खान से शुरू होगी। मीर जाफर। नेक्स्ट नंबर 3, यह बन रहा है कौन, मीर कासिम। यह व्यक्ति इसका सेनापति है, और इसका दामाद है यह व्यक्ति मीर कासिम। मीर कासिम सत्ता पर आ गया 1760 में। मीर जाफर को हटा दिया गया, मीर जाफर को ऑर्डर दे दिया गया कि आप हट जाइए। मीर जाफर ने बात मान लिया, क्योंकि आप लोग सभी जानते हैं कि रोटी का मजा उस मजदूर से पूछिए
जिसने दिन भर मेहनत करके रोटी कमाई है, ठीक है। एसी में पला बढ़ा जो डॉग है वह क्या मजा जानेगा धूप का। आप सड़क पर बैठे हुए जो कुत्ते हैं, सोच लीजिए कि वह कितना संघर्षशील होता। आप एक पत्थर का टुकड़ा फेंकिए, 4 कुत्ते भाव भाव करके झपट पड़ेंगे, क्योंकि वह एक एक रोटी कमाता है। इसी तरह मीर जाफर ने यह सत्ता कमाई नहीं है, बल्कि इसे गिफ्ट में मिला है, और गिफ्ट में दिया हुआ सामान जो होता है यह असरकारक नहीं होता है। इसलिए स्वयं का कमाया हुआ जो सामान है उसकी कीमत होती है। और मीर कासिम ने भी यही काम किया। इसने भी सत्ता कमाई नहीं, बल्कि कंपनी से गिफ्ट के रूप में लिया। 1760 में यह कंपनी बंगाल का नवाब बन गया, और बंगाल का नवाब बनने के बाद इसने भी कंपनी को बहुत कुछ दिया। लेकिन जल्द ही मीर कासिम ने समझ लिया कि मैं बंगाल का नवाब अधिक दिनों तक नहीं रह सकूंगा। क्यों? सबसे बड़ी बात क्या? नंबर 1 पास का मामला, इशू ऑफ पास। इसमें हमने देखे कि पास सिस्टम किसने जारी किया था। पास सिस्टम जारी किया था फर्रुखसियर ने कंपनी के लिए। और मैंने बताया था आपको कि कंपनी के व्यक्ति यह पास अपने लिए तो यूज करते ही है, और इस पास को भारतीय व्यापारियों को बेच देते हैं। भारतीय व्यापारियों को बेच देने के बाद इस नवाब के पास खजाने में कुछ भी नहीं आता है। कंपनी का कर्मचारी माला माल है, भारतीय व्यापारी कमा रहा है, आधा ही कमाए लेकिन कमा रहा है, लेकिन नवाब के पास कुछ भी नहीं आ रहा है। तो नवाब के पास जब कुछ आएगा नहीं तो लॉ एंड ऑर्डर चलेगा कैसे, सत्ता कैसे चलेगा? यह दिक्कत की बात है। और कंपनी हमेशा चाहती है कि नवाब कमजोर हो, इसलिए इस पास का इशू दूसरा क्या, रेवेन्यू का इशू, यानी रेवेन्यू का इशू है, टैक्स का है, टैक्स कलेक्शन है। सबसे दिक्कत की बात है टैक्स कलेक्शन। टैक्स कलेक्शन, इस समय टैक्स कलेक्शन के रूप में 2 व्यक्ति फेमस हैं। इस समय टैक्स कलेक्शन के रूप में 2 व्यक्ति फेमस है। एक है राजा सीताव राय, राजा सीताव राय यह बिहार का उप दीवान है। बिहार का उप दीवान, यह है डिप्टी दीवान ऑफ बिहार। ठीक है, डिप्टी दीवान ऑफ बिहार है। और बिहार से जितना भी टैक्स कलेक्शन होता है यह राजा सीताव राय के पास है। ठीक है, नेक्स्ट जो व्यक्ति है यह है मोहम्मद रजा खान। ये सभी आपको मैं लाइन बाय लाइन क्वेश्चन ही बता रहा हूं। एक है मोहम्मद रजा खान, मोहम्मद रजा खान, और यह है बंगाल का उप दीवान है। बंगाल का उप दीवान है। और ये दोनों जो पोस्ट है ये काफी क्रीमी पोस्ट है, क्योंकि पूरा का पूरा रेवेन्यू कलेक्शन करता है। ये दोनों व्यक्ति कंपनी के फेवर में काम कर रहा है, नवाब के फेवर में काम नहीं कर रहा है, कंपनी के फेवर में काम कर रहा है। कई बार मीर कासिम ने राजा सीताव राय को दंडित करने के लिए सोचा, पनिशमेंट देना चाहा, लेकिन कंपनी ने इसे बचा लिया। इसलिए टैक्स आता है नवाब के नाम पर और जाता कहाँ है तो कंपनी के पास जाता है। इसलिए मीर कासिम के पास कुछ बच नहीं रहा है। और मीर कासिम ने यहाँ पर सबसे पहला काम क्या किया
तो इसने राजधानी को ट्रांसफर कर दिया। इसने समझ लिया कि मुर्शिदाबाद में टिकना इतना आसान काम नहीं है, इसलिए मैं चल रहा हूं कहां पर, तो मीर कासिम को हम लोग देख रहे हैं। यह है मीर कासिम 1764। इसने पहला काम क्या किया कि इसने राजधानी को ट्रांसफर कर लिया मुर्शिदाबाद टू मुंगेर। इसलिए राजधानी को ट्रांसफर कर लिया और नई राजधानी के रूप में बनाया किसको, मुंगेर। यह है नई राजधानी है, न्यू कैपिटल है। नई राजधानी बना लिया, गंगा के रास्ते से एक सुरंग बनाया और वहीं से वह सीधे सीधे मुंगेर आ गया। यहां पर इसने एक बंदूक की फैक्ट्री खोली। बंदूक की फैक्ट्री स्थापित की। यह बंदूक की फैक्ट्री आज भी यहां पर चल रही है, ठीक है। और इसने नंबर 2 में क्या किया कि पास का सिस्टम समाप्त कर दिया। एंड ऑफ पास सिस्टम को समाप्त कर दिया। और इसने कहा कि सारे व्यापारियों को बिना पास का व्यापार करना, भारतीयों को भी और कंपनी के लोगों को भी। अब घाटा किसको लग रहा है, नवाब को तो घाटा लग ही रहा है, कंपनी के कर्मचारियों को भी घाटा लग रहा है। उसको 2 घाटा लग रहा है, एक तो उसकी मोनोपोली जा रही है, दूसरी घाटा क्या, तो दूसरी घाटा यह हो रही है कि कंपनी के लोग जिस पास को आधे दाम पर बेच देते थे, अब वह बेच नहीं सकता है, क्योंकि भारतीय व्यापारी भी बिना पास का ही व्यापार कर रहा है, कोई टैक्स उसको भी नहीं देना पड़ रहा है। इसलिए कंपनी ने मीर कासिम को कहा कि आप इस ऑर्डर को वापस लीजिए, क्योंकि यह ऑर्डर मुझे दिया है किसने, मुगल सम्राट ने दिया है, ठीक है। कंपनी पूरा का पूरा मीर कासिम पर नजर रखे हुए है और इस नजर रखने में मीर कासिम ने भी कंपनी के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी शुरू कर दी है। और कंपनी तो कॉन्स्पिरेसी कर ही रही थी नवाब के खिलाफ, इसलिए दोनों एक दूसरे के खिलाफ हैं। और अब सीन बन रहा है, कौन सा, तो सीन बन रहा है बैटल ऑफ बक्सर। बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध कब, इसको सोचिए आप लोग। बक्सर का युद्ध, और बक्सर का युद्ध कब, तो 22 अक्टूबर 1764। इस समय 2 है, एक है कंपनी वर्सेस, इसको कहते हैं देसी बॉयज कहते हैं, कंपनी वर्सेस देसी बॉयज, ठीक है। कंपनी की ओर से जिस व्यक्ति ने नेतृत्व किया यह था हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो वर्सेस देसी बॉयज की ओर से जिसने साथ दिया यह थे मीर कासिम, जो इस समय बंगाल का नवाब नहीं है। अब 1764 में मीर कासिम को हटाकर फिर से एक बार मीर जाफर को नवाब बना दिया गया। नेक्स्ट कौन है, नेक्स्ट है अवध का नवाब। अवध नवाब है, यह है
शुजाउद्दौला। और नंबर 3 यह है मुगल सम्राट। शाह आलम सेकंड। ठीक है। अब भाई डिस्टर्बेंस चल रहा था किसके किसके बीच, कंपनी और मीर कासिम के बीच चल रहा था। शुजाउद्दौला को क्या जरूरत पड़ गया युद्ध में शामिल होने का। मुगल सम्राट शाह आलम सेकंड को क्या जरूरत पड़ गया कि वह भी युद्ध में शामिल हो गया। इस समय कुछ और भी परिस्थितियां हैं, जैसे दिल्ली दरबार इतना कमजोर हो गया है कि शाह आलम दिल्ली दरबार से भागे हुए हैं और दरबार अभी कॉन्स्पिरेसी का अड्डा बन गया है। डिफरेंट टाइप के जो सरदार हैं वो पूरा का पूरा डोमिनेंट है, मराठा भी डोमिनेंट है, और इस कारण मराठों के डर से और अपने दरबार के अधिकारियों के डर से यह व्यक्ति भागा हुआ है। और यह भाग कर पहुंचा है कहां पर, तो यहां पर शुजाउद्दौला के दरबार में। इस समय शुजाउद्दौला की स्थिति अच्छी है, अवध का नवाब है, अवध सबसे बड़ा प्रांत भी था, और तीनों ने आपस में कॉन्स्पिरेसी किया। मीर कासिम ने शुजाउद्दौला को कन्विंस किया कि आप मेरा साथ दीजिए, और शाह आलम को भी कहा गया कि आप तो देखिए इतिहास में आपको तो कोई जान भी नहीं पाएगा कि कोई शाह आलम नामक व्यक्ति था, तो क्यों नहीं इतिहास में अपने आप को अमर कर लेते हैं, युद्ध में शामिल हो जाइए, बक्सर के युद्ध में शामिल हो जाइए। और बक्सर के युद्ध में अगर शामिल हो गए तो आप तो एक नया इतिहास ही लिख दीजिएगा कि भारत से कंपनी को किसने भगा दिया, तो शाह आलम द्वितीय ने। इतिहास के पन्नों में आप अमर हो जाइएगा। इसलिए शाह आलम ने भी भाग ले लिया और तीनों ने मिलकर बक्सर का युद्ध लड़ा, और इस बक्सर के युद्ध में यह तीनों हार गया। कंपनी वाज डेफीटेड द देसी बॉयज। देसी बॉयज हार गया, और देसी बॉयज हारने के बाद यहीं से बंगाल की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल गई। अब बंगाल चले गए कहां, तो कंपनी के पास चला गया। जब देसी नवाबों ने युद्ध को हार गया तो मीर कासिम तो बंगाल का नवाब भी नहीं है, इसलिए मीर कासिम का कोई औचित्य ही नहीं है। यह युद्ध के मैदान से बर्मा की ओर भाग गया और उधर ही यह मारा गया। बच गया कौन, तो शुजाउद्दौला बच गया और शाह आलम सेकंड बच गया। अब इन दोनों के साथ एक नई संधि हो रही है, न्यू ट्रीटी हो रही है, और इस संधि के लिए जिस व्यक्ति को बुलाया जा रहा है इंग्लैंड से, वह था लॉर्ड क्लाइव। क्योंकि क्लाइव अभी रिटायर होकर ब्रिटेन चला गया है। क्लाइव को भारत के बारे में बहुत कुछ समझ थी, इसलिए उसने बुलाया क्लाइव को कि आप जाइए भारत, और भारत जाकर दोनों के साथ आप संधि कीजिए। इस दोनों के साथ संधि करने में जिसको हम जानते हैं क्या, तो इलाहाबाद की संधि के नाम से। इसलिए नेक्स्ट क्या है, तो यह है इलाहाबाद की संधि। ईयर है क्या, तो 1765। इस समय दो संधियां हुई। इलाहाबाद की पहली संधि यानी फर्स्ट ट्रीटी जो है फर्स्ट ट्रीटी है 12 अगस्त 1765 को, जिसको कि बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ कि इलाहाबाद की पहली संधि कब हुई थी। तो इलाहाबाद की पहली संधि हो गई 12 अगस्त 1765 को। किसके किसके बीच, तो लॉर्ड क्लाइव वर्सेस मुगल सम्राट शाह आलम। शाह आलम सेकेंड, दोनों के बीच में संधि हुई।
क्लाइव ने कहा कि आप यह बताइए कि आपको तो युद्ध में शामिल होना नहीं था, क्योंकि आपसे तो सीधा सीधा कोई युद्ध था भी नहीं, आपने युद्ध में भाग ले लिया। तो युद्ध में जब भाग ले लिया और आपने हार भी गया, ठीक है, फिर भी मैं आपको पुरस्कृत करता हूं, अवार्डेड करता हूं। और इस अवार्डेड में कहा गया कि कंपनी ने शाह आलम को अवार्ड दिया, कंपनी ने शाह आलम को दिया। संधि के अनुसार कंपनी ने शाह आलम को दिया। क्या दिया भाई? नंबर 1 26 लाख वार्षिक पेंशन। $26 लाख का वार्षिक पेंशन दिया। नंबर 2 में कारा और इलाहाबाद यानी अवध प्रांत से कारा और इलाहाबाद का क्षेत्र दिया, यानी अवध के नवाब से कड़ा और इलाहाबाद लेकर दे दिया गया किसको? तो दे दिया गया शाह आलम द्वितीय को। क्षेत्र किसका? अवध का। अरे अवध और इलाहाबाद जो है, इस पर अगर देखा जाए तो कानूनी रूप से अधिकार किसका था? मुगल सम्राट का था। अब आप समझ लीजिए कि मुगल सम्राट की स्थिति इतनी कमजोर हो रही है कि भारत का क्षेत्र नवाब से लेकर दे रहा किसको? मुगल सम्राट को। और मुगल सम्राट एक्सेप्ट भी कर रहा है कि हाँ हमको चाहिए, जो यहां से कुछ इनकम हो जाएगा, पॉकेट खर्च निकल जाएगा। इसलिए मुझे तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, वही बात यहां पर है। इसलिए लूटेगा कौन? यहां तो लुटाने के लिए तैयार है, अपना ही क्षेत्र है और अपने ही क्षेत्र को हम गिफ्ट में ले रहे हैं। इसलिए शाह आलम द्वितीय ने इन दोनों चीजों को ले लिया। इसलिए क्वेश्चन रहेगा कि वह पहला मुगल सम्राट जो कंपनी का पेंशन धारक बना, कंपनी का पेंशनर बना, कौन? तो कौन बना? शाह आलम सेकेंड। शाह आलम द्वितीय पहला व्यक्ति था जो कंपनी का पेंशनर बना। अब जितने भी आएंगे मुगल सम्राट, सबको पेंशन चाहिए, क्योंकि उसको तो हवा लग गया फ्री में खाने का। और फ्री का जो भोजन होता है यह बड़ा गजब का होता है। आप तो पूरा का पूरा पेट भर लेते हैं, पेट फटे या बचे, क्या खिलाया उसको भी आप नहीं देखते, अंधी दौड़ में कूद जाते हैं। इसलिए नवाब यानी मुगल सम्राट भी अंधी दौड़ में कूद गया और इसने इस दोनों को स्वीकार कर लिया। इसका मतलब है कि आपने अंग्रेजी गुलामी को स्वीकार कर लिया, और जब आपने ही अंग्रेजी गुलामी को स्वीकार कर लिया तो फिर अदर भारतीयों की बात ही क्या है। और इस तरह से कंपनी ने क्लाइव को यानी शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को दिया। अब क्लाइव ने कहा कि बताइए, मैंने तो आपको इतना दिया, हारने के बाद भी आपने मुझे क्या दिया? शाह आलम द्वितीय ने कहा कि डिमांड कीजिए, मांगिए, क्या मांगना चाहते हैं आप? मैं तो देने के लिए तैयार हूं, दोनों हाथों से देने के लिए तैयार हूं। और अब शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को दी। शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को दिया। क्या दिया? तो इसने दिया, एक ही दिया लेकिन दमदार दिया। इसने दिया बंगाल
बिहार और उड़ीसा की दीवानी अधिकार। ठीक है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अधिकार दिए, यानी रेवेन्यू राइट कंपनी अब पूरे बंगाल, बिहार और उड़ीसा से जितना भी रेवेन्यू आती है यह टोटल का टोटल कलेक्ट करेगा, और इस टोटल को कलेक्ट करके कंपनी एक ऐसी स्थिति में आ जाएगी जहां से अब कंपनी पूरा भारत में विस्तार करने के लिए तैयार हो जाएगा। अब कंपनी के लिए एक मुफ्त इनकम आ रहा है, और आप समझ लिए कि कोई भी व्यक्ति तभी तरक्की करता है जब उसके पास एक फिक्स्ड इनकम के अलावा कुछ आ जाए। तो एक तो फिक्स्ड इनकम यहां से हो रही है, कंपनी व्यापार कर रही है, अन्य क्षेत्रों में कर रही है, वहां से भी इसको पैसा आ रहा है। इसलिए अब कंपनी भारत में एक प्रशासनिक व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था, आर्मी व्यवस्था सब डेवलप करेगा, और हर एक राज्य को धीरे धीरे वो क्रश कर देगा, और क्रश करते हुए धीरे धीरे यह पूरे भारत का शासक बन जाएगा। ठीक है, इसलिए शाह आलम द्वितीय ने क्या दिया, तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कर दिया। इस संधि के बाद बंगाल की तस्वीर बदल गई, और इस संधि के बाद बंगाल की तस्वीर के द्वारा क्या होगा कि यहाँ पर चलेगा, यानी बंगाल में चलेगा क्या, डुअल एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा, द्वैध शासन चलेगा। यहाँ क्या चलेगा, इसको कहते हैं डुअल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी द्वैध शासन। कहां, बंगाल में। यह है डुअल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बंगाल। ओके, तो डुअल एडमिनिस्ट्रेशन, द्वैध शासन। द्वैध शासन कहने का मतलब क्या, दो प्रशासक होगा। और इलाहाबाद की संधि के बाद यहां पर द्वैध शासन हो गया, और इस द्वैध शासन में एक तरफ है कौन, तो कंपनी। कंपनी को क्या दिया गया, तो दीवानी अधिकार दिया गया। यानी कंपनी के पास क्या है, सिविल राइट्स है। कंपनी के पास है सिविल राइट्स, और इधर क्या है, नवाब के पास है निजामत। निजामत का अधिकार है इसके पास। इसके पास है क्या, निजामत का अधिकार। निजामत का अधिकार का मतलब हो गया क्या, क्रिमिनल राइट्स हो गया। क्रिमिनल राइट्स हो गया, यानी यह क्या हो गया, आज के हिसाब से देखिएगा यह होगा फौजदारी। फौजदारी मीन्स क्या, मारपीट। इसलिए कंपनी के पास पूरा का पूरा रेवेन्यू कलेक्ट करने का राइट मिल गया, और नवाब के पास क्या है कि लॉ एंड ऑर्डर संभालने का काम है। तो अब यह बताइए आप कि लॉ एंड ऑर्डर संभाले नवाब और रेवेन्यू कलेक्ट करे कंपनी। इसका मतलब क्या है कि जिसके पास कोई दायित्व नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सारा का सारा खजाना उसके पास है, और जिसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके पास पैसा नहीं है। इसलिए पूरा का पूरा बंगाल अस्त व्यस्त हो गया, और नवाब अगर कंपनी चाहती तो नवाबशिप को यहाँ पर समाप्त कर सकती थी, लेकिन नवाबशिप को उसने समाप्त किया नहीं। क्यों नहीं किया, ये आप सोचिएगा, और सोचने के बाद मुझे बताइएगा, क्योंकि ये आपका पूरा का पूरा इंटरव्यू और इतिहास में डिबेट का सब्जेक्ट है कि आखिर कंपनी ऐसी क्या मजबूरी थी कंपनी के पास कि उसने नवाबशिप को समाप्त नहीं किया। अगर नवाब को कहता कि आप गद्दी खाली कीजिए, तो नवाब तो ऑटोमेटिक गद्दी खाली करके चला जाता, या तो बोझ है नवाब के लिए।
लेकिन फिर भी नवाबशिप को रखा गया। क्यों रखा गया? इसलिए रखा गया कि कंपनी चाहती थी, कभी कभी आप देखते हैं कि नाना करते प्यार तुम्हीं से कर बैठे। आप किसी के घर में जाते हैं और आपको कहा जाता है कि थोड़ा सा खा लीजिए, आप कहते हैं नहीं, एकदम नहीं, ठीक है, थोड़ा सा। तो मान मनोबल के बाद जब आप खाते हैं तो आपका सम्मान बढ़ जाता। खाना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी देखिए पेट भरा हुआ था, फिर भी थोड़ा सा खा लिया। किस लिए? मेरा सम्मान रखने के लिए। लेकिन वह खाना चाहता है, जो व्यक्ति खा रहा वह खाना चाहता है, लेकिन सीधे सीधे नहीं खा रहा। तो इसी तरह यहाँ कंपनी सत्ता पर आना चाहती है, लेकिन सीधे सीधे नहीं आ रही है। कंपनी चाहती है कि नवाब इतना बदनाम हो जाए कि पूरे ब्रिटेन में हल्ला हो कि नवाब लॉ एंड ऑर्डर नहीं चला सकता, जबकि लॉ एंड ऑर्डर चलाने के लिए कंपनी उसको दे रही है 53 लाख रुपये वार्षिक दे रही है, सालाना दे रही है। यह क्या है? तो यह है ईयरली, सालाना दे रही है कंपनी। कितना? तो 53 लाख। और यह कर रहा है कि 53 लाख रुपया कंपनी को नवाब को दे रहे हैं, फिर भी नवाब लॉ एंड ऑर्डर चला नहीं पा रहा है, ठीक है। और नवाब करिए कि क्या दे रहे हैं, 53 लाख में मेरा क्या होगा? हमको भी तो अपना इज्जत बचाने दीजिए। हमको आर्मी रखना है, आर्मी को वेतन देना है, नया रिक्रूटमेंट करना है, उसको हथियार देना है, अपना भी मेंटेन करना है। नवाब बाहर निकलेगा फटा पुराना पहन के तो लोग क्या कहेंगे, ठीक है। इसलिए इस नवाब को रोज रोज बदनाम किया जा रहा है। और ऐसी साजिश रचा गया कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने खुद पहल करते हुए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पास किया और उसके द्वारा बंगाल को दे दिया गया। किसके हाथ में? कंपनी के हाथ में दे दिया गया। और अब यहाँ से जो रन करेगी वह रन करेगी किसका? तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए जो कानून होगा 1773 से लेकर 1935 का एक्ट हम लोग देखेंगे, जो कि भारतीय संविधान का मुख्य आधार बने। इसलिए आप समझ लीजिए कि मैंने 1773 के एक्ट पर आने के पहले लगभग एक सप्ताह का वीडियो आपको मैंने दिया, और जब तक आप वहां से नहीं आते हैं तब तक 1773 के एक्ट को समझना ही आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि आप सिर्फ पीटी में नहीं जा रहे हैं, आप मेल भी दे रहे हैं, आपको इंटरव्यू देना है। आप कोई बैंकिंग और एसएससी वाले स्टूडेंट नहीं हैं कि आप आए 115 बना दिए पीटी में, आपका पीटी हो गया, आप मेन के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन आप समझ लीजिए कि एसएससी वाले अगर 120 भी बना देंगे तो उसका कभी नहीं होगा, क्योंकि उसने इतना अधिक विश्लेषण किया ही नहीं, सोचा ही नहीं उसने। और ये सारे क्वेश्चन आपके इंटरव्यू के पार्ट होते हैं कि क्यों नहीं नवाबशिप को समाप्त किया गया, आप क्या मानते हैं, इसके पीछे क्या चाल होनी चाहिए, ठीक है। इसलिए अब मैं आऊंगा 1773 के एक्ट पर, सीधे 1773 के एक्ट पर आ जाऊंगा। लेकिन इसके पहले एक और संधि आपकी बची हुई है और उसको देखते हैं। अब इसमें से आपका क्वेश्चन होता है कि द्वैध संधि यानी द्वैध शासन यहाँ पर यानी कहाँ पर, बंगाल में कब लागू हुई थी? तो 1765 में। अब 1765 में द्वैध शासन लागू हुआ, किसने समाप्त किया, किस अधिनियम के द्वारा समाप्त हुआ, ये फिर जब मैं 1773 के एक्ट पर आऊंगा तो वहां पर बताऊंगा। चलिए एक दूसरी संधि को हम लोग देख लेते हैं जो अभी बाकी है। और इस संधि में देखते हैं कि एक हो गया 12 अगस्त को, दूसरा इलाहाबाद की दूसरी संधि है। पहली संधि मैंने देखा यह है दूसरी संधि, सेकेंड ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। दूसरी संधि कब हुई? तो 16 अगस्त 1765 को दूसरी संधि हो गई। किसके किसके बीच?
तो शुजा-उद-दौला यानी कंपनी भर से शुजा-उद-दौला। कंपनी ने कहा कि आपसे तो मेरा कोई दुश्मनी था नहीं, लेकिन फिर भी आप इसमें शामिल हो गए, इसलिए आपको पनिशमेंट किया जाएगा। आप दीजिए क्या, युद्ध हार जाने के लिए युद्ध में जो खर्च हुआ था, हार जाने के रूप में शुजा-उद-दौला ने कंपनी को क्या दिया, तो 50 लाख रुपया दिया। नंबर 2, कड़ा और इलाहाबाद। कड़ा और इलाहाबाद दोनों क्षेत्र दे दिया गया कंपनी को, और कंपनी ने कहा कि हमको व्यापारिक रियायत भी देनी पड़ेगी, इसलिए नंबर 3, अवध में व्यापारिक रियायत भी दिया गया। ओके, अब कंपनी ने शाह आलम द्वितीय को कितना दिया था, 26 लाख, और वसूला गया कितना, 25 लाख, 24 लाख तुरंत कमाई होगी। कड़ा और इलाहाबाद लिया गया अवध के नवाब से और दे दिया गया किसको, मुगल सम्राट को, और फिर मुगल सम्राट से खुद ही भाड़े पर ले लिया। अवध में व्यापारिक रियायत भी इसको मिल गई, जैसे बंगाल में मिली थी, और इस तरह से कंपनी ने धीरे धीरे अवध की सत्ता को भी कमजोर करना शुरू कर दिया। इस समय अवध भारत का सबसे समृद्ध और बड़ा प्रांत था, ठीक है, और इस तरह से यह समाप्त हो गया। 16 अगस्त की संधि के द्वारा शुजा-उद-दौला लगभग कंपनी के कब्जे में आ गया। क्षेत्र अभी नहीं आया है, लेकिन सत्ता कमजोर हो रही है। और अब हम लोग देखेंगे क्या, शुद्ध रूप से देखेंगे 1773 के एक्ट को। यहाँ तक में जिस किसी को भी समझ में नहीं आया हो, वो मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि फलाने जगह समझ में नहीं आया सर, ठीक है, मैं कोशिश करूँगा फिर से उसे समझाने का, और नहीं समझने का तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि मैंने इतना विस्तार से आपको बताया है, और जब तक आप इतने विस्तार से नहीं समझेंगे तब तक आपका मेल में और पीटी में कोई भी काम नहीं होगा, और फिर आपको इंटरव्यू भी देना है। ओके, इसलिए आप इन तीनों वीडियो को अच्छे से देखें, और अच्छे से देखने के बाद उसका अच्छे से अध्ययन करें। आई होप इधर से आपके लगभग सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।